नमस्कार बच्चों। स्टार्ट करते हैं ईडियम्स, मुहावरे और उन्हीं के बीच में जो साइनोनिम एंटोनिम्स आते जाएंगे ना, कुछ वर्ड्स वो हम देखते जाएंगे। इनके बीच में जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सारे एग्जाम में ही आते हैं, आपको इतना याद रखना है। पहला ईडियम है, पहला मुहावरा है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है हिंदी में आय के भीतर निर्वहन करना। इसका मतलब हिंदी में होता है आय के भीतर निर्वहन करना। मतलब ये है जितनी आय हो उस हिसाब से खर्चा करना। एक तो ये है कि जितनी आय हो उस हिसाब से खर्चा करना। जैसे ये वाला है टू लिव, लिव का मतलब होता है बेटा रहना। विद इन मतलब अंदर। वंस मीन्स, तो मीन्स का मतलब यहां पे है संपत्ति। मीन्स का मतलब है यहां पे संपत्ति, आय, कमाई। ठीक है, मीन्स का मतलब यहां पे बेसिकली आय से है कि आपके पास जो आय है। लिव का मतलब रहना अंदर, विद इन, वंस मीन्स इसका मतलब ठीक है कि अपनी आय, अपनी जो आपकी कमाई है उसके अंदर खर्चा करना। ठीक है। दूसरा इसका मतलब होता है टू अर्न, मतलब कमाना। जस्ट इनफ, इनफ का मतलब लगभग उतना ही। टू पे माने होता है पे करना, वंस बिल्स। तो इसका मतलब कि टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब ये होता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि उतनी कमाई करना जितना लगभग आपका खर्चा है। तो जितना आपका खर्चा है आप उतनी कमाई कर लो और आराम से खर्चा करो। ठीक है। तो बोलते हैं ना कि मेरी कमाई लगभग उतनी है, जितना हम कमाते हैं उतना हमारा खर्चा हो जाता है। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट, उसके लिए ये ईडियम यूज होगा। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं नितिन, ठीक है, वर्क्स हार्ड, नितिन कठिन परिश्रम करता है, टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट। मतलब नितिन का जितना खर्चा है उतना खर्चा निकालने के लिए टू मेक बोथ एंड्स मीट, नितिन क्या है, कठिन परिश्रम करता है। नितिन वर्क्स हार्ड टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट। ठीक है। तो इसका मतलब है नितिन काम करता है परिश्रम से, जिससे वो कमाई करे और उतना उसका खर्चा हो जाए। जैसे देखो एक और मैं बताया, टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट, टू मेक हिज फैमिलीज both ends meet, he works day and night। मतलब ये है डे एंड नाइट, इसका मतलब ये है कि अपने परिवार का खर्चा निकालने के लिए टू मेक हिज फैमिलीज बोथ एंड्स मीट, अपने परिवार का खर्चा निकालने के लिए। ईडीएम का मतलब यही तो है ना, आय के भीतर निर्वहन करना, मतलब आय में खर्चा निकालना। ही वह परिश्रम करता है दिन रात। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, ही वर्क्स डे एंड नाइट। इसके बेटा दो मतलब हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसको सम अप कर देता हूं मैं। इसके बेटा दो मतलब हैं। पहला मतलब है कि जितना खर्चा हो उतनी कमाई करना। पहला मतलब है जितना खर्चा हो उतनी कमाई करना। ठीक है। दूसरा मतलब है उतना कमा लेना जितना खर्चा है। तो उतना कमा लेना जितना आप लगभग खर्चा करते हो। तो जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, 200 रुपए दिन के कमाते हैं, उतना उनका खर्चा हो जाता है।
तो जो मजदूर है ना, उनसे आप सीधा इसको रिलेट करना, डेली के डेली कमाना और डेली के डेली का खर्चा हो जाना। अमेरिका का यही सिस्टम है। भारत में क्या है, लोगों की सेविंग्स रहती हैं, सेविंग्स रहती है। अमेरिका में सेविंग्स नहीं रहती हैं। अमेरिका में क्या होता है, वहां की जो इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट है, लोग रोज के रोज महीने के महीने कमाते हैं, महीने के महीने खर्चा कर देते हैं। यही कारण है कि वहां पे लॉकडाउन इतना इजी नहीं था करना, क्योंकि इट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री। वहां पे लोग मतलब कमाते हैं खर्चा करते हैं, कमाते हैं खर्चा करते हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन वहां पे इतना इजी नहीं था, और करीब 1.5 लाख लोग ऐसे होने वाले हैं जिनकी डेथ हो जाएगी यूएस में टोटल अभी कुछ दिन बाद। समझ आ गया, मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। और ये भी समझ आ गया, मीन्स का मतलब होता है बेटा आय आपकी या संपत्ति, ठीक है, ओके। जैसे आप अगर बोलोगे कि आई हैव, अगर ये मीन्स वाले वर्ड के बारे में बता रहा हूं, अगर आप बोलोगे आई हैव इनफ मीन्स टू लिव माई लाइफ पीसफुली, मतलब मेरे पास इतनी संपत्ति है, ठीक है, मेरी इतनी आय है कि मैं जिंदगी को शांति से गुजार सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मीन्स का मतलब बेटा आय या संपत्ति कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात? बहुत बढ़िया चीज है, गुड। तो हमने यहां पे मीन्स वर्ड सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्ड है बेटा मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स, ठीक है, ओके। अब देखो एक वर्ड होता है MEND, मेंड। तो मेंड का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है बेटा MEND, मेंड। मेंड का मतलब होता है बेटा सुधारना, MEND, मेंड। मेंड का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। जैसे अगर कोई आदमी है, कोई बच्चा है, उसके लक्षण खराब हैं, शोरगुल करता है, तो नहीं बोलते बेटा सुधर जाओ, आदतें सुधार लो। मेंड योर वेज, मेंड माने सुधारना, वेज का मतलब है आपके तरीके, आपके व्यवहार करने के तरीके। तो आदतें सुधार लो, ये जब बड़े बूढ़े कहते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो मेंड योर वेज। अपना आचरण जो है ना उसको सुधारो। कई बार छोटे छोटे बच्चे शोरगुल करते हैं, उधम करते हैं, तो कई बार बड़े लोग कह देते हैं अरे बेटा सुनो, आदतें सुधार दो अपनी। उसके लिए मेंड योर वेज, क्योंकि मेंड का मतलब होता है बेटा सुधारना। अब इसमें अगर आप ए और जोड़ दो तो वो हो जाता है अमेंड, ठीक है। अब अमेंड से एक वर्ड मैं बता देता हूं, आपने सुना होगा शायद, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है बेटा संशोधन। अब जिन लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी होगी, जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो बोला संविधान जो है हमारा बना था 1951 करीब में। तो समय दर समय संविधान में ना कुछ चीजें ऐड कर दी जा रही हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे जिन्होंने संविधान बनाया था वो परफेक्ट तो नहीं थे ना एकदम, कुछ चीजों के सुधार की जरूरत है। और क्योंकि समाज भी चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से कुछ कानून और ज्यादा बढ़ा देना, कुछ हटा देना। तो संविधान में जो चीजों को हम चेंज करते हैं, संविधान में जो हमारी लोकसभा राज्यसभा चेंज करती है चीजों को, कुछ नए कानून लाना, कुछ हटा देना, तो इसका मतलब संविधान को और ज्यादा अच्छा बना रही है। तो उसे बोलते हैं संविधान को संशोधन करना, संविधान का संशोधन करना। तो उसे बोलते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन करना, मतलब सुधारना। तो अमेंड का मतलब क्या होता है बेटा? जो मेंड का मतलब होता है वही अमेंड का मतलब होता है। और अमेंड्स का मतलब क्या होता है बेटा? अगर एस लगा दो, जैसे मीन है, मीन का मतलब होता है बेटा रास्ता, लेकिन मीन्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। तो ऐसे ही अमेंड्स में एस लगा दो तो इस वर्ड का मतलब होता है बेटा ये क्या बोलते हैं उसको, मुआवजा देना, मुआवजा या भरपाई, मुआवजा या भरपाई, मुआवजा या भरपाई। समझ आ रही है? इसको मैं मिटा देता हूं, जिसको भी पे क्या स्क्रीनशॉट ले लिया करो,
स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब आराम से देखते रहना उसको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये भैया सारे साइनो एंटो के वर्ड है, ये अमेंडमेंट, समझ रहे हो ना। कम से कम मैं 10-12 वर्ड आपको रोज कराता हूं, तो महीने भर में 300 हो गए ना, 3-3.5 महीने में खेल खत्म हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस करेंगे दनादन तरीके से, 1000 से ज्यादा नहीं है साइनो एंटो। मेक अमेंड्स, इसका मतलब मुआवजा या भरपाई करना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? भरपाई करना नुकसान की, नुकसान की भरपाई करने को आप मेक अमेंड्स बोलते हो। मतलब टू गिव कॉम्पनसेशन, टू गिव कॉम्पेंसेशन, टू गिव कॉम्पेंसेशन, ठीक है। इधर पे ए होगा, देख लेना ए है कि ई है, ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा है, वैसे पी एन होगा, ठीक है। कॉम्पेंसेशन, ठीक है, कॉम्पेंसेशन, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भरपाई करना है, ठीक है। अब बेटा भरपाई किस चीज की होगी आप ये बताओ? जब कोई नुकसान होगा तब भरपाई होगी ना। अब आप अगर देखो, अगर आप यहां पे देखो, ठीक है, तो जैसे भोपाल की एक गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल की एक गैस त्रासदी हुई थी, तो उसमें जितने लोगों का नुकसान हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी को अगर आप चाहो, भोपाल गैस त्रासदी को अगर आप चाहो तो एक कैलामिटी बोल सकते हो, या फिर एक कैटास्ट्रोफी बोल सकते हो, कैटास्ट्रोफी, या फिर आप कैटाक्लिज्म बोल सकते हो। ये सारे वर्ड मैं पढ़ा चुका हूं। भोपाल गैस त्रासदी को एक डिजास्टर बोल सकते हो, एक मिसहैप बोल सकते हो, आप इसको मिसफॉर्च्यून भी बोल सकते हो। समझ रहे हो भैया? सारे वर्ड हम पढ़ाया हूं, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, और जब एक साथ बहुत सारे लोगों की डेथ होती है तो हम उसको डिजास्टर बोलते हैं। तो जैसे भोपाल, इसमें ई कर लो, ठीक है, कॉम्पेन, ठीक है, मेरे को याद है। देखो अब भोपाल गैस त्रासदी की बात करो, चाहे कभी भूकंप आ जाए, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे फिर मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आए, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, तो जो लोगों का नुकसान होता है ना, तो सरकार उसके लिए कंपेंसेशन देती है, सरकार उसके लिए कंपेंसेशन देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं भरपाई, ठीक है, मुआवजा बोलते हैं, मुआवजा, भरपाई। इससे क्या होता है कि जो नुकसान है ना उसको बैलेंस किया जाता है। टू गिव का मतलब होता है देना, कंपेंसेशन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स को मैं मिटा देता हूं, पहले मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको ये वर्ड, ठीक है। अम्फान का जो वीडियो है ना उसमें ये सारे वर्ड पढ़ाए हुए हैं, तो आप समझ गए होंगे ये सारी कैलामिटी है, भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुनामी हो। ऐसे आपका रिवीजन कराऊंगा मैं कई बार, सारे वर्ड्स का याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आ जाओ बेटा कंपेंसेशन पे, कंपेंसेशन। अब इस वर्ड पे आ जाओ आप, ये शब्द को समझ लेते हैं। एक तो क्या है कि जब आपका कभी भी नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल का मतलब बेटा प्राकृतिक, नेचुरल डिजास्टर क्या होगा? जैसे भूकंप है, सुनामी है, ये नेचुरल डिजास्टर है। और मैन मेड डिजास्टर क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कोई प्राकृतिक थोड़ा ना था, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर कौन होता है? बाढ़ हुई, भूकंप हुआ, ये कोई आदमी थोड़ा ना करता है, या ना आदमी की गलती से होता है। लेकिन भोपाल गैस त्रासदी वाला जो डिजास्टर है वो मैन मेड डिजास्टर है, वो नेचुरल नहीं है। तो अब जैसे मान लो ये सब डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब डिजास्टर वगैरह होते हैं, तो इनमें क्या होता है बेटा? जब ये तबाही, जब ये तबाही है, डिजास्टर का मतलब होता है तबाही होना, ठीक है, जब ये तबाही वगैरह होती हैं तो लोगों का नुकसान होता है, तो सरकार उसका मुआवजा देती है। ये तो एक बात हो गई बेटा। अब सरकार मुआवजा देती क्यों है? सरकार मुआवजा इसीलिए देती है क्योंकि नुकसान की भरपाई हो पाए। तो कंपेंसेशन वर्ड है ना,
पूरी अंग्रेजी में आप वहां यूज कर सकते हो जहां पे चीजों को इक्विवेलेंट करने की कोशिश हो, जहां पे चीजों को इक्विवेलेंट करने की कोशिश हो। समझ में आ रही है आपको बात? या फिर जहां पे चीजों को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश हो। काउंटर बैलेंस का मतलब अगर कोई नुकसान हुआ है तो पैसे से उसकी भरपाई कर दो। आप क्रिकेट खेल रहे हो, मेहरा साहब की खिड़की टूट गई, बॉल आपने शॉट मारा, मेहरा साहब की खिड़की टूट गई, तो मेहरा साहब को 200 रुपए दे दिए, वो कंपेंसेशन है, भरपाई। अब ध्यान से सुनना, अंग्रेजी क्या होती है वो आपको समझा देता हूं मैं। अब ये कंपेंसेशन का मतलब हर जगह पे मुआवजा नहीं होगा, हर जगह पे मुआवजा नहीं होगा। कंपनसेशन का जो बेसिक मीनिंग है ना, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। द रिकवरी रेट्स, ठीक है, आर कॉम्पेंसेटिंग द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस। हमारे यहां पे बेटा, हमारे यहाँ पे जो कोरोना वायरस बढ़ रहा है ना, तो कोरोना वायरस का जो भारत में प्रभाव है वो एकदम बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, क्योंकि उसको काउंटर बैलेंस क्या कर रहा है? रिकवरी रेट। जैसे 2,30,000 पेशेंट हैं, तो उनमें रिकवरी किन की हो गई? 1,20,000 की। तो मतलब मेरे कहने का यह है कि पेशेंट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो आपकी खर्चे जो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अगर आपकी आय बढ़ती जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम है इट इज कंपेंसेटिंग योर एक्सपेंडिचर। तो इनकम जो है वो बैलेंस कर रही है किसको? आपके खर्चे को, एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर माने खर्चा होता है। तो जो चीज बैलेंस करती है ना, कभी भी बैलेंस की बात आएगी तो आपको ये वर्ड उठा के दे देंगे वो। कंपेंसेट का मतलब होता है चीजों को बैलेंस करना। तो जनरल इंग्लिश सीधे दिमाग में बैठती है। अब आप हिंदी में मुआवजा याद कर लो, मुआवजा मुआवजा याद किए, वो अभी क्या है? क्या मुआवजा मिल रहा है क्या? रिकवरी रेट क्या कोरोना के पेशेंट को मुआवजा दे रहा है? नहीं, काउंटर बैलेंस कर रहा है। समझ गए हो? ठीक है। अब जैसे क्या है कि पापा ने अगर आपको 2 थप्पड़ मार दिए, समझ रहे हो, तो उसको बचपन में जब पिटाई होती थी तो पापा ने 2 थप्पड़ मार दिए, तो मम्मी क्या करती थी? शाम को आइसक्रीम खिला देती थी कि भाई आज पिटाई खाई है। तो वो कॉम्पेंसेशन था, नुकसान की भरपाई, जिससे आप एकदम ज्यादा नाराज ना हो जाओ। आपको खुश करने के लिए पहले डांटेंगे फिर आइसक्रीम खिला देंगे, ये कॉम्पेंसेट करना हो गया। समझ में आ गई बात? तो इंग्लिश में सीधा हिंदी में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आपको सीधा सेंटेंस के थ्रू समझ में आएंगी चीजें। अभी कॉम्पनसेशन का स्टेज कहां पे चल रहा है? चीन और इंडिया के बॉर्डर पे, LAC पे चीन इतने लोग बढ़ा देता है, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए वी आर कंपनसेटिंग इनफ, ऐसे अगर बोल दे मान लो न्यूज में, तो आप क्या करोगे? चीन को मुआवजा दे रहे हैं हम? क्या हम चीन को मुआवजा दे रहे हैं? नहीं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं, ऐसे डायरेक्ट इंग्लिश ऐसे होती है, वी हैव इनफ कंपनसेशन, वी कैन फाइट विद चाइना एनी टाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंट, कभी भी लड़ाई हो, ठीक है, वी हैव इनफ कंपनसेशन, वी हैव इनफ कंपनसेशन मतलब हमारे पास लड़ने के लिए हथियार हैं, जितने चीन के पास हैं उतने हमने भी जाके रख दिए। तो इक्विवेलेंट करने की चीजों को कंपनसेशन बोलते हैं। तो ऐसे करके हम यही चीज सीखनी है हमें, जिससे हमें रीडिंग आ जाएगी, रीडिंग आ गई तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है आपका मेयर्स नेस्ट। बेटा मेयर का मतलब होता है घोड़ी, और यहां पे नेस्ट का मतलब है घोंसला। नेस्ट का मतलब है बेटा घोंसला। तो घोड़ी का क्या घोंसला होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इसको बोलते हैं अ फॉल्स डिस्कवरी या फिर अ फॉल्स इन्वेंशन। या तो फॉल्स डिस्कवरी हो या फिर फॉल्स इन्वेंशन हो, ठीक है।
जैसे मैं एक चीज बताया, समथिंग, और थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, समथिंग इमेजिन्ड टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी discovery but proving to be a delusion or hoax। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन मैं लिख देता हूं इसकी। ठीक है, a wonderful discovery ठीक है, which will be proven a illusory। अब बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको समझाता हूं और देखो ऐसे ही आपको अंग्रेजी समझ में आएगी। मेयर नेस्ट का मतलब होता है एक गलत योजना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका मतलब बता देता हूं सीधा सीधा, जिससे आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ने में आसानी होगी मेरे साथ। देखो बेटा, वो होते ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अगर लिखना है हिंदी में तो आप इसके आगे लिख लेना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मतलब ये है कि दूर से तो दिख रहा है कि भैया बहुत बढ़िया है, पास जाके देखा तो कुछ नहीं है। पास्ट में ऐसा होता आया है, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है और जब हम सुनते हैं एकदम बजट में ये अनाउंस हुआ, ये योजना इससे तो भारत बदल जाएगा, पता चला वो भारत बदला तो नहीं, लेकिन वो योजना कहां बदल गई कहां गई ये नहीं पता चलता। तो सरकार की कई योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको सुन के तो अपन को लगता है कि दुनिया ही बदल जाने वाली है, दुनिया नहीं भारत, लेकिन पता चला कि उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, मतलब जमीन पे नहीं उतरी वो योजनाएं। अब योजना उड़ते, मतलब मेरे कहने का जमीन पे स्तर पे योजनाओं में काम नहीं हुआ, उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें जो आपको शुरुआत में लगे कि अरे माशाल्लाह क्या बात है, और बाद में आप क्या बोलो, धत तेरे की, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब देखो यही बात जो मैंने बताई है आपको, इन दो सेंटेंसेस में बोलेगा ये। पहले सेंटेंस में समथिंग इमेजिन्ड टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी, कुछ ऐसी चीज जिसको इमेजिन किया, मतलब सोचने पे तो क्या लगे कि अरे भैया क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब अरे बहुत शानदार। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब शानदार, ऑर्डिनरी का मतलब बेटा क्या होता है, सामान्य। तो सामान्य से एक्स्ट्रा हो मतलब शानदार हो कोई चीज। डिस्कवरी, खोज। पहले तो शुरुआत में इमेजिन करने पे, सोचने पे लगे कि अरे क्या शानदार खोज है या कोई शानदार प्लान है, बट प्रूविंग टू बी अ डेल्यूजन मतलब धोखा, या होआक्स मतलब धोखा। होआक्स का मतलब होता है अ फॉल्स प्लान। कोई आपको, जैसे कई बार आपने सुना होगा चिट फंड स्कैम वगैरह होते हैं, पैसा खा के भाग जाती हैं कंपनियां, उन्होंने कहा 3 महीने में पैसा डबल कर देंगे, दे आर होआक्स, HOAX, बड़ा इंपॉर्टेंट है साइनोनिम एंटोनिम में। दे आर इल्यूजन्स, दे आर डिल्यूजन, चकित कर देना, धोखा दे देना, डिल्यूजन, जादूगर जो करता है ना वो। तो वही बात बोला है कि दूर से देखने पे तो हमें बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन आखिरी में प्रूफ कैसा हुआ, एक धोखा या फिर होएक्स। ठीक है, होएक्स या डिल्यूजन एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद देखो इस पे, अ वंडरफुल डिस्कवरी है, बहुत शानदार खोज, एक ऐसी खोज जो बहुत शानदार हो, जब योजना बने तब की बात कर रहा हूं, लेकिन बाद में क्या हो, विच विल बी, बिल का मतलब होगी, प्रूवन, क्या प्रूव होगी, इल्यूजरी। बेटा इल्यूजरी जो है ना, इसका मतलब है इल्यूजन, और इल्यूजन का मतलब होता है बेटा धोखा, वो चीज जो जादूगर आपके साथ करता है, आंखों का छलावा। तो इल्यूजन जो होता है ना, जादूगर क्या करते हैं, इल्यूजन करते हैं, तो वो आंखों का धोखा होता है। ये आपको सामने से तो लगे अरे भैया मजा आ गया, मेहरा साहब मेरे पास कोई प्लान लेके आए, इट वॉज अ मेयर्स नेस्ट,
स्टार्टिंग में तो लगा मुझे अरे हम करोड़पति बनने वाले हैं, बाद में पता चला कि हमारे जो 20,000 रुपया हमारे पास पड़े थे बैंक में वो खा गया मेरा साहब। तो मेयर्स नेस्ट उसको बोलते हैं, झूठे बिजनेस प्लान। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे तो आपको होएक्स और डेल्यूजन का मतलब समझ आया, इल्यूजरी का मतलब समझ आया, इल्यूजन। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो इसका मतलब होता है एक फॉल्स डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन। ठीक है बेटा, अब ना क्योंकि यहां आए हो तो मैं आपको कुछ बता देता हूं बेटा। डिस्कवरी और बड़ा बड़ा लिख देता हूं, डिस्कवरी, और यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। और इन्वेंशन, इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहली चीज तो बेटा एक बात याद रखना, ये दो चीजों से बना है, एक तो डिस, दूसरा कवर। कवर का मतलब ढका हुआ, कवर का मतलब ढका हुआ, इसको कवर्ड कर दो चाहे, ठीक है। कवर, चलो कवर ही रन, कवर का कवर चढ़ा हुआ, ढका हुआ, छुपा हुआ या फिर अज्ञात। यही चीज मैं सिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। और डिस का मतलब नहीं। तो कोई ऐसी चीज जो ढकी हुई हो, छिपी हो या फिर अज्ञात हो, उसको अज्ञात की जगह ज्ञात कर देना। जो ढका हुआ है उसे उजागर कर देना, जो छिपा हुआ है उसको खोज कर देना। तो भारत की डिस्कवरी हुई थी, वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत की डिस्कवरी, भारत को डिस्कवर किया था, मतलब कवर हटा दिया था। कवर का मतलब, कवर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? कवर्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, कवर्ड का मतलब होता है छिपा हुआ। तो कवर हटा देने का मतलब डिस्कवर कर देना। तो डिस्कवरी जो चैनल आता है उसमें क्या करते हैं? डिस्कवरी के चैनल में वो क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं और आपको वो चीजें बताते हैं जो दुनिया में आपने देखी नहीं है, जो आपसे छुपी हुई हैं, जिनके लिए आप अज्ञात हो, वो जीव आपके सामने लाते हैं कैमरे में, इसीलिए उसे डिस्कवरी चैनल कहते हैं। दूसरी चीज आप ध्यान देना, डिस्कवरी का मतलब जो दुनिया में चीजें हैं, जो दुनिया में चीजें हैं लेकिन हमें नहीं पता, तो अज्ञात चीजों की खोज के लिए ये बोलते हैं डिस्कवरी की। अब अगर आप इन्वेंशन की बात करो, क्योंकि इनमें डिफरेंस आता है एग्जाम में, तो इन्वेंशन में क्या होता है बेटा? इन्वेंट होता है, इन्वेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा इसका मतलब होता है बनाना। इन्वेंट का मतलब होता है चीजों को बनाना। समझ में आ रही बात? तो अब आप कैसे बनाओगे? मतलब मेरे कहने का यह है कि कोरोना का टीका जो है वो अभी दुनिया में है क्या? आप मुझे एक बात बताओ कि कोरोना का जो टीका है वो अभी दुनिया में है क्या? नहीं है ना। तो कोरोना का टीका दुनिया में नहीं है तो उसकी खोज की जाएगी कि उसकी इन्वेंशन की जाएगी? उसकी खोज की जाएगी कि उसकी इन्वेंशन की जाएगी? बेटा फिर से देखो, अगर कोरोना का टीका हिमालय में कहीं छिपा होता कि ये कोरोना का टीका रखा हुआ है, उठा के ले जाओ, संजीवनी बूटी, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी की डिस्कवरी की थी, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी खोजी थी, उसको बनाया तो नहीं था ना, रसायन ये केमिकल मिलाया, ये केमिकल मिलाया, ऐसा तो नहीं किया था ना। तो जो चीजें रखी हुई हैं उनको खोजो तो डिस्कवरी, क्योंकि आप डिस प्लस कवर कर रहे हो। और जिन चीजों का आप आविष्कार करो जो दुनिया में है ही नहीं, अगर आप उन्हें बना रहे हो तो उसे बोलते हैं इन्वेंशन करना। आविष्कार करने का मतलब होता है इन्वेंट करना। तो ये है, ठीक है। अब डिस्कवरी और इन्वेंशन में आपको कोई भी फर्क बता देता, कोई भी टीचर बता देता, आसान है। लेकिन डिस्कवर में डिस और कवर करना, ये हटा हटा के देखना, ये चीज बहुत कम लोग बताते हैं। मैं ये नहीं कहूं कठिन है, बहुत बहुत तीर मार लिया, लेकिन ये हैबिट मैं आपको डलवा दूंगा, जिससे आपको वर्ड्स पहचानने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये डिस्कवरी में वाली बात नहीं है, आगे जाके आप 1000 वर्ड करने के बाद आपके केवल 1000 नहीं 5000 वर्ड एक साथ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 1000 वर्ड को आपको सफिक्स और प्रीफिक्स देखने की आदत हो जाएगी। तो मेयर्स नेक्स्ट का मतलब होता है एक झूठी खोज या फिर एक झूठा आविष्कार, एक झूठी खोज या फिर एक झूठा आविष्कार। इसके बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है।
लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ये ईडियम है। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब होता है फाइंड फॉल्ट। फाइंड फॉल्ट, फाइंड का मतलब खोजना, फॉल्ट का मतलब गलती, गलती खोजना, ठीक है। फाइंड फॉल्ट विद समथिंग दैट इज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट और ऑनर। मतलब ये है फाइंड फॉल्ट, ये इसका मतलब है गलती खोजना, विद समथिंग, कोई ऐसी चीज हो उसमें गलती, फॉल्ट के साथ विद प्रपोजिशन आता है, ठीक है। अधिकतर फाइंड फॉल्ट विद समथिंग जो आपको प्राप्त हुई हो, जो आपको प्राप्त हुई हो, होना, प्राप्त होना, ठीक है, एज अ गिफ्ट या फिर ओनर, सम्मान में प्राप्त हुई हो या फिर आपको एक गिफ्ट मिला हो। तो कोई इंसान अगर आपको कोई गिफ्ट दे या फिर कोई सम्मान में बोले कि लो भैया ये लड्डू खा लो, ठीक है, कई बार होता है ना, ले मिठाई खा लो भैया, ये लो हमारी तरफ से ये रख लो, ठीक है। तो कुछ भी आपको कोई गिफ्ट दे या ऑनर दे तो आप उसमें गलती निकालो, उसके लिए बोलते हैं लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ठीक है। अब देखो भैया इसका सिस्टम मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप 12 महीने में ना बहुत ज्यादा शानदार आदमी बनने वाले हो, आपकी सोच जो है ना कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा। देखो क्या होता है, आजकल गिफ्ट क्या दी जाती हैं, आजकल गिफ्ट क्या दी जाती हैं बेटा, घोड़ा गाड़ी, अरे मतलब कोई किसी को मोटरसाइकिल दे दी, ब्याह है, किसी को कार दे दी। पहले मतलब शानदार गिफ्ट मानी जाती है ना, किसी को मोटरसाइकिल गिफ्ट में दे दो, किसी को कार गिफ्ट में दे दो, फैन हो जाएगा आपका। रिश्तेदारों में ऐसा ही होता है ना, उनकी शादी हुई जिज्जी की, बुआ की, लड़की के भतीजे की, बहन की, तो बढ़िया कार दे दी हमने एक, नहीं तो एक क्या किया हमने, सगे रिश्तेदार हैं, ठीक है, बड़े ही दूर के हैं लेकिन सगे हैं, रिलेशन अच्छा है, तो हमने मोटरसाइकिल दे दी जीजा जी को। अब पहले जमाने में ना तो कार थी ना मोटरसाइकिल, क्योंकि उसका काम बेटा करता था घोड़ा, तो मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट मानी जाती थी बेटा घोड़ा। तो आपको समझ में आ गया घोड़े की गिफ्ट। अब क्या होता है, शादियों में अगर आपने देखे हो तो जो कपड़े दिए जाते हैं वो दुकान वाले से कह देते हैं अरे शादी में देने हैं, तो दुकान वाला आलतू फालतू कपड़े निकाल देगा। और अगर ये बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए यूज के लिए चाहिए, तो अच्छे निकालेगा। तो गिफ्ट में क्या होता था कि जब गिफ्ट में देनी होती थी चीजें तो लो क्वालिटी की चीजें दे देते, तो घोड़ा भी लो क्वालिटी का देंगे। अब घोड़ा लो क्वालिटी का कैसे चेक करेगा आदमी, घोड़ा लो क्वालिटी का कैसे चेक करेगा, घोड़े की एक स्पेशलिटी होती है बेटा, एक स्पेशलिटी होती है कि उम्र दर उम्र उसके दांत बड़े होते जाते हैं, उसके दांत का साइज बड़ा होता जाता है, समझ रहे हो। तो दांत का साइज उम्र दर उम्र बड़ा होता जाता है, इसका मतलब जितना छोटा दांत का साइज है घोड़ा उतना जवान है। अगर दांत बड़े होंगे तो घोड़ा बूढ़ा होगा। तो क्या है, जब लोग गिफ्ट किसी को देते हैं, जैसे मान लो कि आपको किसी ने गिफ्ट दी, तो आप आराम से प्रेम से रख लोगे, भेंट है ये भेंट है, ऐसा नहीं देखोगे अरे यार जितना लोकल है, सामने बोलोगे, सामने कमी निकालोगे क्या, नहीं, गिफ्ट को आप ले लोगे, फिर जैसा भी आपका मन करे, चाहे खराब क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, आप घर में कितनी भी बकवास करो, सामने तो नहीं बोलोगे अरे जो तुम का लोकल सामान ले आए। ऐसे ही ये बोला जाता था कि कभी भी जब कोई घोड़ा दे तो उसके मुंह में नहीं झांको, उसका मुंह खोल के झांकोगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि यार ये क्वालिटी चेक कर रहा है, एक तो हम इसको गिफ्ट दे रहे हैं, फिर ये देख रहा है कि जवान घोड़ा है कि बूढ़ा घोड़ा है, वहीं से आया है। लुक अ गिफ्ट हॉर्स, देखना हॉर्स जो गिफ्टेड है, जो भेंट है हॉर्स की भेंट, उसको देखना इन द माउथ, चेक करने के लिए कि घोड़ा जवान है कि बूढ़ा है। जवान होगा तो कम दांत होंगे और छोटे छोटे दांत होंगे, बूढ़ा होगा तो सारे दांत निकले होंगे और बड़े बड़े साइज के दांत होंगे, और बूढ़ा घोड़ा किसी काम का नहीं होता था।
अब हम आपको मोटरसाइकिल दें गिफ्ट में, आपकी शादी हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो आप, और हम आपको एक ऐसी गैराज से 6,000 रुपया की खटारा मोटरसाइकिल ले आए, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। जिज्ञासा तो होगी कि सर मोटरसाइकिल दे रहे हैं, पता नहीं कौन, स्पोर्ट बाइक दे दें, सुपर बाइक दे दें। हाँ, तो ऐसा सबको इच्छा रहती है, तो चेक करते हैं कि भाई कौन सी मोटरसाइकिल है। घोड़ा भी चेक करते थे, हो गया भाई कहानी खत्म यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कभी भी फॉल्ट, ठीक है, मतलब लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब हो गया फाइंड फॉल्ट, ठीक है, गलती निकालना विद समथिंग, कुछ ऐसी चीज में दैट इज रिसीव्ड, जो रिसीव हुई हो एज अ गिफ्ट और ऑनर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, है भाई? बहुत बढ़िया बात है। इसमें क्या है, धीमे धीमे मीनिंग भी कवर हो जाते हैं, ऐसे पढ़ने में मीनिंग कवर हो जाते हैं और एग्जैक्ट यूज आ जाता है, क्योंकि आपको मीनिंग को कहीं पे मतलब ऐसे नहीं ले जाना है कि अरबों रुपए देगा कोई। आपका एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है आपका कि आप उसको पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS इन सब में यूज कर पाओ। अब बेटा एक ईडियम दे रहा हूं आपको, एक ईडियम दे रहा हूं, एक मुहावरा। वो मुहावरा आपने बना लिया तो मजा आ जाएगा। इसी हॉर्स पे दे रहा हूं, इसीलिए मैंने इतना समझाया कि एक ईडियम आपका, ठीक है, सही हो जाए। जैसे मैंने बोला आपको लॉन्ग इन द टूथ, टूथ का मतलब होता है बेटा दांत, लॉन्ग का मतलब है लंबे, लंबे दांत होने का मतलब क्या होता है बेटा? लंबे दांत होने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, दांत लंबे होंगे तो इसका मतलब घोड़ा बूढ़ा होगा। तो लॉन्ग इन द माउथ ईडियम का मतलब होता है ओल्ड एज, ओल्ड एज्ड पर्सन, ठीक है। इसका मतलब होता है उम्र ढल जाना। लॉन्ग इन द माउथ का मतलब होता है उम्र ढल जाना, ठीक है, या फिर उम्र निकल जाना। कई बार बोलते हैं ना कि अभी पढ़ाई कर लो बेटा, उम्र निकली जा रही है तुम्हारी, शादी होनी है। कई बार जो लोग 27-28 के हो जाते हैं, तो ऐसा होता है। जैसे आई एम, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम अ बिट ओल्ड। बिट ओल्ड का, बिट का मतलब है थोड़ा, और ओल्ड का मतलब थोड़ी मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, यहां पे ये, यहां पे बूढ़ा नहीं। आई एम अ बिट ओल्ड टू स्टार्ट बीइंग अ स्टूडेंट। इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई आदमी की 28 साल उम्र हो गई है, 29 साल हो गई है, आप उससे बोलो कि आप तैयारी करो बढ़िया, ठीक है, जिंदगी जो है कभी थमती नहीं, आप तैयारी करो, अब आप नौकरी ले लोगे 1-2 साल में। तो 28-29 साल की उम्र में अगर किसी को आप बोलोगे कि आप तैयारी करो, पढ़ाई करो, तो वो क्या बोलेगा? आई एम अ बिट ओल्ड टू स्टार्ट, मैं थोड़ा ज्यादा उम्र का हो गया हूं स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, बीइंग अ स्टूडेंट, मतलब एज अ स्टूडेंट मेरे को शुरुआत करने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही एज मेरी निकल गई है, ये कहेगा। अब आप ओल्ड की जगह पे यहां पे लगा लो लॉन्ग इन द माउथ, ये ईडियम है बेटा। अब पढ़ के देखो इसको, ये ईडियम मैंने लगा दिया, तो ऐसे ईडियम यूज होता है। आई एम अ बिट लॉन्ग इन द माउथ, इसका मतलब मुंह नहीं मेरा लंबा हो गया, इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया। आई एम अ बिट लॉन्ग इन द माउथ टू स्टार्ट बीइंग अ स्टूडेंट। समझ आ गई आपको बात? कई बार लोग बोलते हैं अरे हमारी तो उम्र निकल गई, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब ना हो पाएगा, नहीं बोलते, अब तो बुढ़ापा आ गया है। तो उनके लिए आप लॉन्ग इन द टूथ यूज करना, ठीक है। पहले हमारे जमाने में हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, अब बूढ़े हो गए, अब उम्र नहीं रही। इन सारे वर्ड्स के लिए आप क्या बोलोगे? लॉन्ग इन द टूथ। अरे अब तो हम ढह गए हैं, अब कहां हमारी बस की रह गई है। पहले हम भाई साहब 20-20 को पछाड़ देते थे, ऐसे कोई बोलेगा ना आपको, तो लॉन्ग इन द टूथ बोलना। आप समझ में आ गई आपको बात? बहुत बढ़िया बात है। अब देखो एक ईडियम है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स।
यहां पे एफर्ट्स का मतलब है मेहनत बेटा, मेहनत। ऑल का मतलब है सारी, और पॉसिबल का मतलब जितना पॉसिबल हो सके। तो इसका मतलब होता है बेटा पूरा जोर लगा देना, पूरा जोर लगा देना। अब इस ईडियम को मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड आपके कवर हो जाएंगे साइनो एंटो के, ध्यान से सुनना आप। और कहानी सुनने में थोड़ा मजा भी आता है, ज्यादा बड़ी कहानी भी नहीं है बेटा। 2000 ईसा पूर्व की बात है, सॉरी नहीं 2000 साल पहले की बात है कि ग्रीक में एक जनरल हुआ करता था, ग्रीक में एक जनरल हुआ करता था। उसका युद्ध हुआ, जनरल, आर्मी का जनरल था, अपनी सेना के साथ उसने युद्ध लड़ा, तो वो मारा गया, वो मारा गया। जब वो मारा गया तो उसके बाद एक र्यूमर फैला, एक र्यूमर फैला बेटा। र्यूमर का मतलब क्या होता है? र्यूमर का मतलब क्या होता है? अफवाह। एक अफवाह फैली, मतलब झूठी खबर फैली कि ये जो जनरल मारा गया है, जो जनरल मतलब जो सेनापति मारा गया है युद्ध में, उसके पास युद्ध के लिए जब आया था वो, तो एक बहुत बड़ा खजाना था, और वो खजाना उसने कहीं छुपा दिया है। ये बात सच नहीं थी, लेकिन ये झूठी बात थी, इसलिए इसको र्यूमर बोलेंगे। अब जैसी खबर हुई तो क्या है कि युद्ध जैसे मान लो यहां हुआ है, यहां हुआ है, जनरल की सेना यहां थी, तो जनरल का जहां पे टेंट लगा था वो एक पहाड़ी एरिया था, जहां पे टेंट लगा हुआ था। ये रियल हिस्ट्री है, ठीक है। अभी मैं जनरल का नाम माम लूं तो उससे क्या कंफ्यूज हो जाओगे आप, कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं उसका मतलब। तो क्या है, जो इनकी सेना हार गई। अब इनकी सैनिकों ने क्या किया, इनके सैनिकों ने इनके टेंट के एरिया में गए, जनरल मतलब सेनापति, सेनापति के एरिया में गए, जहां पे सेनापति का टेंट लगा था युद्ध के पहले, जहां पे सेनापति लड़ाई के लिए आया था तो रह रहा था, वहां पे गए। और वहां पे उन्होंने क्या किया, खजाना ढूंढने के चक्कर में जितने भी वहां पे पत्थर थे, स्टोन, जितने भी वहां पे स्टोन थे, उनको टर्न करना शुरू कर दिया, उनको टर्न करना शुरू कर दिया कि इस पत्थर के नीचे खजाना छुपा होगा, इस पत्थर के नीचे। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे शरारती होते हैं, तो बचपन में हम लोग को बिच्छू वगैरह अगर देखना होता है तो हम लोग पहाड़ी पे ना पत्थरों को जो गड़े होते हैं ना, उनको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनको ऐसा लगा, सेना वालों को जो जीत गए ये लोग सैनिक, कि भैया इसने जो खजाना है यही कहीं आसपास छिपा रखा होगा। तो इन्होंने इस एरिया के सारे पत्थरों को उखाड़ उखाड़ के देखा कि इस पत्थर के नीचे खजाना होगा, इस पत्थर के। तो सारे स्टोन्स को इन्होंने टर्न कर दिया। स्टोन टर्न करने का मतलब स्टोन को उखाड़ दिया जमीन से कि भाई उसके नीचे सोना होगा। तो स्टोन टर्न करने का मतलब स्टोन को टर्न कर देना, जमीन से उठा देना। अब यहां पे सेंटेंस ओरिजिनल क्या है आपका, यहां पे ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? लीव का मतलब होता है छोड़ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। लीव का मतलब होता है छोड़ना। नो स्टोन का मतलब कोई पत्थर नहीं, कोई पत्थर नहीं, ठीक है। अनटर्न का मतलब बिना उखाड़े। अब आप इसको ना सीधा पढ़ लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ना नहीं कोई पत्थर बिना उखाड़े, मतलब क्या हुआ कि जो सेना आई थी उसने एक भी पत्थर ऐसा नहीं बचा था जिसको ना उखाड़ा हो। उस पहाड़ी पे सारे पत्थरों को उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन खजाना नहीं मिला, क्योंकि ये र्यूमर था, ये अफवाह थी। तो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है जितनी दम है उतना प्रयास करो। तो सामने वाली सेना ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें रिजल्ट में कुछ नहीं मिला, क्योंकि अफवाह थी। तो टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, मतलब जितना जोर हो सके उतना जोर लगा दो, इसका मतलब है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। अनटर्न का मतलब होता है बिना उखाड़े, अन का मतलब नहीं, इसका मतलब उखाड़ना। तो कोई भी, इसका पूरा मतलब है कि कोई भी पत्थर ऐसा ना हो जो ना उखाड़ा हो। मतलब इसका उल्टा क्या है, हिंदी में फिर से देखना, स्क्रीनशॉट समझ आ जाएगा। सारे पत्थर उखाड़ दिए, इसका मतलब सारे पत्थर उखाड़ दिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतना एफर्ट लगाना जितना पॉसिबल हो, ठीक है। क्योंकि खजाना जो है ना, खजाना छुपा हुआ था। खजाने को इंग्लिश में बोलते हैं TREASURE, ट्रेजर। ट्रेजर को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं, मतलब खजाने को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजर। खजाने को इंग्लिश में ट्रेजर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो आशा है आपको ये सारे ईडियम समझ में आ गए होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल ग्रामर के लेक्चर में मॉर्निंग में। थैंक यू।